हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BSOG 171 के यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, और आप सभी को पता ही होगा कि BSOG 171 के जो यूनिट 1 की क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जो भी अभी तक यूनिट 1 को नहीं किए हैं तो उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूनिट 1। उसके बाद इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है BSOG 171 के नाम से। इसका एक प्ले लिस्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करने के साथ आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं और इसकी क्लासेस रेगुलर होगी। ओके, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं BSOG 171 के जो यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। जैसे कि 2.2 में देखते हैं उपनिवेशवाद के काल में भारतीय समाज, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, उपनिवेशवाद के काल में जो है भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी उसके बारे में देखते हैं। देखिए, प्रभुत्ता, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक क्रांतियाँ, ये जो है क्रांतियाँ जो हुई थी, प्रभुत्ता हो गया, वैज्ञानिक क्रांति हो गया, वाणिज्यिक क्रांति हो गया, ये सभी जो क्रांति जो है 14वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। जो एक जो है इसको बौद्धिक क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं। ये 14वीं और से 18वीं शताब्दी जब चल रही थी उस समय की ये क्रांति थी और इन तमाम क्रांतियों को जो है एक बौद्धिक क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, और 1789 1789 की क्रांतियाँ जो है और औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में राजशाही और चर्च की सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को एक घातक झटका दिया है। जो 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी और औद्योगिक क्रांति, ये जो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति जो 1789 ईस्वी में होती ना, इससे जो क्या हुआ था, यूरोप में जो ना राजशाही जो है राजशाही तंत्र हुआ करता था। तो और उसके बाद वहाँ की जो चर्च होती है, राजशाही और चर्च के जो है जो सदियों पुरानी, बहुत पुरानी प्राचीन काल के जो है ना जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जो रेगुलेशंस बनाए गए थे, रूल रेगुलेशंस जो बनाई गई थी, उसको काफ़ी ज़्यादा झटका पड़ा था। मतलब कि इसमें जो इस क्रांति के माध्यम से जो है यूरोप में बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। ओके, यहाँ तक कि समझ में आए। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। ये जो है वैज्ञानिक क्रांति हो गया, वाणिज्यिक क्रांति हो गए, ये सभी क्रांति 14वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुई थी और इसी क्रांति को जो है बौद्धिक क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो है 1789 ईस्वी में जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और औद्योगिक क्रांति हुई थी। इस क्रांति से जो है यूरोप में जो है ना वहाँ के राजशाही हो गया, उसके चर्च जो व्यवस्था में जो भी सामंती पुरानी प्राचीन व्यवस्थाएं जो लागू की गई थी, बनाई गई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका का सामना करना पड़ा था, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके आगे कहा जाता है माल के बड़े पैमाने पर उत्पादन और कच्चे माल की जरूरत ने दुनिया भर के बाजारों और कॉलोनियों की तलाश में यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया। यानी माल बोले तो कच्चा माल जो होती है, जो व्यापार करने के लिए जो है, ठीक है, तो इसके पैमाने पर जो है ना उत्पादन के लिए ये कच्चे माल जो है का इसको व्यापार के लिए जो है ना, और दुनिया भर में जैसे कि ये सब जो है कच्चा माल वगैरह सब जो है ना पूरा विश्व में, वर्ल्ड में जो है इसको बाजार, मतलब बाजार की ज़रूरत होती है। आप जैसे कोई क्रय करोगे या विक्रय करोगे, उसके लिए तो बाजार की आवश्यकता होती है, कॉलोनी की आवश्यकता होती है। ये बाजारों और कॉलोनी जो है आपके मोहल्लों की तलाश के लिए ना खोज करते करते जो है ना यूरोपीय देश के मतलब यूरोपीय देशों को जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दिया गया। देखिए इससे जो है ना उपनिवेश काल में भारत की समाज की स्थिति के समय में जो है ना कहा जाता है कि यूरोप जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पीछे छूट गया था। जैसे कि आप देखते हैं अभी यहाँ जस्ट बताया क्या कि फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के समय जो है ना ये यूरोप में जो है ना राजशाही और चर्च की सदियों की बहुत बड़ा झटका पड़ा था। उसके जो ये कच्चे माल के उत्पादन और इसकी जरूरत के बाजार और कॉलोनिया की जो तलाश कर रही थी, उसमें भी यूरोप जो है ना काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दिया गया था यूरोप को। ठीक है, उसके यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके आगे कहा जाता है कई समुद्री यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाने के लिए धन और क्षेत्रों की तलाश में नौकायन किया। यानी कई समुद्री यूरोपियों ने, यानी यूरोप वासियों के जो है कई सारे जो है यात्रियों ने जो इस समुद्री मार्ग के द्वारा यात्रा करते हैं उपनिवेश बनाने के लिए, बाजार बनाने के लिए, धन को अर्जित करने के लिए, क्षेत्र की तलाश करने के लिए, नए नए क्षेत्रों की तलाश करने के लिए। जैसे यूरोपना का आगमन जानते ही होंगे, जैसे पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, ये सब जो है अपना देश जो पुर्तगालियों ने वास्को डी गामा जो भारत तक खोज की थी, इस तरह से नए नए क्षेत्रों की तलाश में जो ना पलायन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करना शुरुआत की। ठीक है, उस जैसे देखिए डच हो गया, पुर्तगाली हो गया, फ्रांसीसी हो गया और अंग्रेजी जो हो गया, ये सभी 17वीं शताब्दी में व्यापारिक पद स्थापित किए थे। ये सभी जो आप सभी को जानते हैं यूरोप से जो है ना भारत में आकर जो है मसाले की व्यापारी करना चाहते थे। यहाँ मसाला की उपज अच्छा खासा होती थी, यहाँ से मसाला खरीद के वहाँ लेके जाते थे और वहाँ के जो सामग्री, खाद्य सामग्री, कच्चे माल वगैरह होती थी वो भारत में आकर बेचते थे, व्यापार करते थे। आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आया। पुर्तगाली में जो है आपका वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था। ये यूरोपीय थे, ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप के। उसका डच भी आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, ये सभी जो है 17वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ था। ठीक है ना,
समझ में आ गई यहाँ तक की बातें। उसके कहता है मुगल साम्राज्य के कमजोर होने और कई अस्थिर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के लिए अपना शासन स्थापित करना आसान बना दिया। देखिए मुगल साम्राज्य के कमजोर होने का मतलब कि जब औरंगजेब जो थे वो 1707 ईस्वी में जो मर गए, उसके बाद से जो ना मुगल साम्राज्य का जो ना ये शासन जो ना कमजोर होने लगा था। ये 17वीं शताब्दी में ही हो रहा था, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी में। तो उसके वजह से 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है ना ये मुगल साम्राज्य जो है ना काफ़ी ज़्यादा कमजोर होने लगी थी। इसके स्थिर जो है ना भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के लिए शासन स्थापित करना आसान बना दिया था। जैसे मुगल, देखिए उस समय जो ना मुगल बादशाह ही भारत के मतलब शासन शान आन बान शान के रूप में जाना जाता है। जब मुगल शासन ही कमजोर पड़ गए तो भारत में आना उसके लिए आसान हो गया था। तो इस तरह से वो जो है ना अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित करना आसान कर बना लिया था, जैसे मुगल साम्राज्य का शासन जो ना कमजोर होने लगी थी। तो क्लियर। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 की क्रांति जो हुई थी, विद्रोह जो हुई थी, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। जैसे कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जो इस तरह से है ना, बिहार का जो है वीर कुंवर सिंह किया था, झांसी के लक्ष्मीबाई की थी। इस तरह से जो 1857 के विद्रोह के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया था, 1898 में अधीनता भंग कर दी गई, ठीक है, भंग कर दी गई थी। उसके बाद और भारत औपचारिक रूप से सीधे ब्रिटिश शासन में आया था, और ये औपचारिक रूप से भारत जो है औपचारिक तरीके से जो है वो सीधे ब्रिटिश शासन में आ गया था वो, ठीक है। उसके बाद कहता है 19वीं शताब्दी के मध्य तक उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण था। ये 19वीं शताब्दी के जो मध्य भाग तक था, 1850 के आसपास में जो है ये उपमहाद्वीप के लगभग भागों में इसका नियंत्रण हो चुका था। समझ में आ रही है। उसके बाद भारत पर ब्रिटिश शासन लगभग 200 वर्षों तक चला था। सभी को पता ही होगा ये जो ब्रिटिश जो है भारत पर 200 सालों तक शासन किया था। हम लोग गुलाम 200 सालों तक थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों के रूप में शासन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी आईसी जो है 1600 ईस्वी में जो भारत आई थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, भारत में एक व्यापारी के तरीके से अपना जो है शासन स्टार्ट कर दिया था। व्यापारी के रूप में शासन करने लगे थे भारत में जो है। बल अलग अलग क्षेत्रों में ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रकोप बना लिया था। जैसे कि बंगाल में सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रकोप बनाया हुआ था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोले तो पूरा भारत में लगभग अपना प्रकोप छाया हुआ था, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ब्रिटिश शासन और उपनिवेश भारत में भारतीय समाज में काफ़ी बदलाव लाए। ये ब्रिटिश शासन जो है और उपनिवेश जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा बदलाव, नए नए रूल्स रेगुलेशन बनाए, ये करो वो करो, ये बहुत सारी चीज़ें देकर गई, जिसमें के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। जैसे देखिए, जैसा कि अंग्रेजों ने भारत के धन को छीन कर भारत को लूट लिया। भारत में आया वो व्यापार करने के लिए, और भारत के जो है ना वो धन, सोना, चांदी, डायमंड जो भी हो वो सब कुछ छीन कर भारत को लूट लिया था, और अगले माल के लिए बाजार के रूप में इस्तेमाल किया उसको, जो फिर भारत में ही बाजार के लिए रूप में उसको बेचने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो बेचने के लिए उसको ही अपना बाजार बना लिया था, और अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। इस तरह अगर देखा जाए तो भारत जो पहले जो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, और जब ये अंग्रेजों ने लूटने की वजह से ये भारत थोड़ा पीछे हो गया। इसकी जो ना अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक जो व्यवस्थाएं थी उसकी कमज़ोर होने लगी थी, प्रभावित हो गई थी, यानी गरीबी बढ़ गई थी। उसके बाद भारतीय हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो गया। जो हाथों से बनाया गया था वो उद्योग जो काफ़ी ज़्यादा उसमें दुष्प्रभाव पड़ा, बर्बाद हो गया, क्योंकि ब्रिटेन को मशीन से उत्पादित वस्तुओं के मेल से नहीं खा सकते थे, क्योंकि जो ब्रिटिश क्या कहते वहाँ पे नई नई तकनीकों का उजागर कर दिया था, नए नए मशीन बना लिए थे, जिससे कि जो है ना ये भारत में जो मशीन नहीं थी तो वो हाथों से बनाया जाता है। जैसे मान के चलो आप कुल्हाड़ी बनाना है, और या आपको जैसे कि मान के चलो कई फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी, उसके हाथों मतलब कि हाथ से जो बनाया जाता था वो अब मशीनों से बनने लगे थे। इससे भी भारत में बेरोजगारी बढ़ गई थी, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कई बदलाव से गुजरी, यानी कृषि जो है किसानों के लिए जो नए नए तकनीक जो है एग्रीकल्चर्स के लिए जो अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिली और बदलावों को देखना पड़ा। और औपनिवेशिक आकाशों के लिए नकदी फसलों की पैदावार को प्रारंभ किया। औपनिवेशिक आकाशों के लिए जो है ना नकदी फसलों का पैदावार प्रारंभ किया, और भूमि पर राजस्व का मानकीकरण दिया, ठीक है। उसके कहता है भारत में ने गंभीर अकाल भी देखे। भारत में जो ना बहुत बड़े प्रकार के अकाल, भूखमरी के रूप में भी देखे जाए, जैसे लाखों लोगों की अपनी जान गंवाई। भारत में जो लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। आधुनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा भी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। ये जो नवी मॉडर्न में जैसे कि आपका चिकित्सा हो, डॉक्टर हो गया, स्वास्थ्य सेवा के लिए हॉस्पिटल वगैरह, ये सब जो अंग्रेजों की ही देन है। उसके कहता है अंग्रेजों द्वारा नए दंड संहिता के रूप में आधुनिक नियम कानून बनाए गए। उसके आपराधिक और सिविल प्रक्रिया के नए कोड ज़्यादातर अंग्रेजी शासन पर आधारित थी।
इसका मतलब कानून की नज़र में समानता और जाति, क्षेत्र, धर्म या लैंगिकता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। तो ये सब जो है अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे भारत में। उसके बाद कहता है कानूनी अधिकार क्षेत्र के साथ कई सामाजिक सुधार संभव हो गए। ये कानूनी अधिकार क्षेत्र के साथ जो है कई तरीके से सामाजिक सुधार में संभव होने लगे थे, जैसे कि सती प्रथा का जो उन्मूलन होने लगा था, विवाह योग आयु बढ़ाना हो गया था, महिलाओं के लिए शिक्षा हो गया था। ये सभी तमाम चीज़ों में ना जो कानूनी अधिकार के माध्यम से जो ना सामाजिक सुधार स्टार्ट होने लगी थी, शुरुआत होने लगी थी। यह कुछ भारतीय जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य लोगों के नेतृत्व में किया गया था। ये सभी जो है महिलाओं के लिए शिक्षा हो गया और सती प्रथा को हटाना का, उसके बाद विवाह योग आयु बढ़ाना का, ये सभी जो है जैसे राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ये सभी जो मिलकर इस पर काफ़ी ज़्यादा योगदान रही थी इस सब का। ओके, उसके बाद आगे कहता है आधुनिक शिक्षा का शुभारंभ लॉर्ड मैकाले द्वारा वकालत की गई। आधुनिक शिक्षा जो है वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू की गई थी। ये नीति के रूप में किया गया था, जिसे पहले 1835 ईस्वी में रखा गया था। ये जो है एक नीति के रूप में, ये प्रस्ताव के रूप में 1835 ईस्वी में रखा गया था। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी यानी कि उत्तर भारत में संस्कृत, फारसी जैसी भाषाओं को प्रस्तावित और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूल और विश्वविद्यालय खोले गए थे। शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करने के लिए जैसे अलग अलग तरीके से एक भाषा के रूप में जो ना स्कूल और विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज को ये स्थापना खोले गए, यानी कि इस मतलब स्थापना की गई। ओके, उसके बाद कहता है नेक्स्ट में परिवहन और संचार के आधुनिक साधन, जैसे कि परिवहन और गाड़ी हो गया, गाड़ी हो गया, संचार हो गया, मतलब रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, टीवी वगैरह, ये सब चीज़ें स्थापित किए गए थे। जो 1909 ईस्वी में भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई। 1909 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाने लगी भारत में। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे पहले रेलवे नेटवर्क में से एक है। समझ में आ रहा? दुनिया का जो है ना सबसे पहला रेलवे नेटवर्क कौन से है? अंग्रेजों के द्वारा जो। ठीक है, उसके बाद आधुनिक उद्योगों की शुरुआत की गई। आधुनिक उद्योगों की जो ना बिजनेस की शुरुआत की गई, जिससे भारत के एक नए पेशेवर मध्यम वर्ग के पेशों में वृद्धि हुई और जाति व्यवस्था में बदलाव आया। ये सभी पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, औद्योगिक से शहरीकरण भी हुआ, औद्योगिकरण से शहरीकरण भी होने लगा। उसके पूरे भारत में आधुनिक शहरों का उदय हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी, बीपीजी तिलक, उसके जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन में अंग्रेजों के शोषणकारी शासन, आधुनिक विचारों और शिक्षा के प्रभाव के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन उभरा और तिलक, पंडित नेहरू और कई अन्य लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। इस सभी जो ना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया अपना भारत देश स्वतंत्र कराने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब योगदान दिए। कई नेताओं ने तो अपनी जान भी गंवाई। तो ये सब बातें थी। ठीक है, तो उसके बाद ये रहा आज का टॉपिक्स में जो मैंने देखा था। सो औपनिवेशवाद में भारत की जो भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी। तो ये इस तरह से ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गई है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। आई होप कि आप सभी जो है इस टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से, ईजी तरीके से समझ चुके होंगे। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा था सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बेल आइकन को हिट कर देना। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट पूछेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।